पहला टॉपिक है राष्ट्रपति का चुनाव। इस राष्ट्रपति का चुनाव देखें तो निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राज्य और राष्ट्र दोनों के शामिल होते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और इसमें उच्च सदन, निम्न सदन के सभी निर्वाचित और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के विधायकों के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है, जो निर्वाचन मंडल है। इसमें माननीय सदस्य वोट नहीं डालते हैं। इसके प्रावधान अनुच्छेद 54 से 58 के बीच उपस्थित है और इसकी प्रक्रिया में जो भी सदस्य, कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा होना चाहता है तो उसको 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ अपना नामांकन दाखिल करना पड़ेगा। और ये जो प्रस्तावक और समर्थक है ये राष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं और राज्य के निर्वाचक मंडल से कोई भी हो सकते हैं। और ये जो प्रस्तावकों की संख्या वाला जो बात है वो 1974 से मतलब शामिल किया गया है, क्योंकि ऐसे कई उम्मीदवार होते थे जिनकी जीतने की संभावना कम होती थी, लेकिन वो नामांकन दाखिल कर देते थे। ठीक है, इसलिए ये डाला गया है प्रोविज़न। एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव को समर्थित नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी गणना कैसे की जाती है यह देखें तो इसमें सांसद और विधायक दोनों की वोटों की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती, मतलब दोनों की जो वोट की मूल्य है वो अलग अलग होती है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा के सांसद की मूल्य 700 निर्धारित की गई है, वैसे विधायकों की वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसके बारे में आप आगे देख सकते हैं। और अब राष्ट्रपति के पर महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 के अनुसार उसको केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। और जो संविधान का उल्लंघन है, ये जो बात है, ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। और जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों से शुरू की जा सकती है। और राष्ट्रपति के जो विरुद्ध प्रस्ताव पर सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो महाभियोग जिस मूल सदन से स्टार्ट होगा उसमें विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। मूल सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है, जो दूसरा सदन निरीक्षक के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी आरोप लगे रहते हैं उसकी जांच के लिए एक परामर्श समिति का गठन करता है। ठीक है, प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को अपने अधिकृत वकील के माध्यम से अपने बचाव करने का अधिकार है और इसके लिए वह भारत के किसी व्यक्ति को या वकील या अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकता है। दूसरा टॉपिक है भारत में अल्पसंख्यक। इसका परिचय देखें तो भारत में बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनकी स्थिति बहुसंख्यक समुदाय से अलग है। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, जो भारतीय संविधान है उसमें अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, किंतु इसे किसी व्यक्ति के दो परिस्थिति के अनुसार डिफाइन किया जा सकता है, जैसे धर्म व भाषा, इन दोनों से कैटेगरी किया जाता है अल्पसंख्यकों को। केंद्रीय सरकार ने अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 में 6 अल्पसंख्यक समुदाय, पहला मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, ये 6 को चिन्हित किया है और जो सबसे लास्ट में जुड़े हैं वो जैन है, तो 2014 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब अल्पसंख्यकों की समस्याएं, उनकी पहचान की समस्या, सुरक्षा की समस्या, उनकी क्षमता यानी अवसर का लाभ उठाने से उन लोग वंचित हो जाते हैं और उनमें पिछड़ापन पाया जाता है। ठीक है, पिछड़ापन की स्थिति को सच्चर समिति की रिपोर्ट के आधार पर अगर माने तो मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बुरी है। यह समस्या अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित करने हेतु अधिक सुभेद्य बनाती है। ठीक है, और प्रतिनिधित्व की समस्या भी है, जैसे
हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है लोकसभा में, और लगभग 5% के आसपास मुसलमान और अल्पसंख्यक जैसे 4% है, तो उनको प्रतिनिधित्व की समस्या होती है। उनकी समस्याएं बताने के लिए आवाज़ उठाने वालों की संख्या कम होती है। साथ ही उनकी अस्पष्ट परिभाषा, अल्पसंख्यकों को अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, जिसके कारण उनको कई सरकारी योजनाओं से वंचना का सामना करना पड़ता है। ठीक है। साथ ही उनको सहायता और संरक्षण भी बहुत कम प्राप्त हो पाते हैं। संविधान में भी उनके लिए मूल अधिकारों के अंतर्गत कुछ संरक्षण की बात कही गई, जैसे अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को लिए किसी अनुभाग मतलब नागरिकों के किसी अनुभाग मतलब अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा और लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) में कहा गया है कि राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों को द्वारा प्रबंधित संस्थानों में कोई अंतर नहीं करेगा, मतलब ये भेद नहीं करेगा। ठीक है। भाग 17 इसके अंतर्गत भी संरक्षण दिया गया है राजभाषा के अंतर्गत। तो इसमें कहा गया है कि नागरिकों के किसी अनुभाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित इसमें प्रावधान है 347 में, और 350 का और ख में क्रमशः प्राथमिक स्वर पर मातृभाषा में शिक्षा हेतु सुविधा दी है। मतलब ये प्राथमिक स्तर पर है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण हेतु सुविधा दी गई है। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी और उसकी शक्तियाँ और कार्य भी बताया गया है। ठीक है। विधिक संरक्षण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 है। ठीक है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें 6 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य अल्पसंख्यकों समुदाय से होने आवश्यक है। ठीक है। वक्फ अधिनियम बना है, मुस्लिम समुदाय के दान से संबंधित अधिनियम है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यह मतलब जो 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर विस्थापित हुए हैं उन अल्पसंख्यकों की नागरिकता के नियमों में छूट से संबंधित अधिनियम है। ठीक है। और कार्यकारी विशेषाधिकारी की नियुक्ति भी किया जा सकता है इसमें, और इसके अंतर्गत सरकार अपने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और समितियों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण का प्रावधान करती है। जैसे 2006 में अल्पसंख्यक संबंधित मुद्दे व विशेष ध्यान हेतु अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया गया है, और विदेश मंत्रालय हज समिति संबंधित मुद्दों का निवारण करती है। मानव संसाधन व मंत्रालय अल्पसंख्यकों की शिक्षा और बुनियादी विकास हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं का परिचालन करती है। अन्य निकाय देखें तो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है, जो एक संवैधानिक निकाय है, और ये शैक्षणिक संस्थाओं के संरक्षण के लिए निर्मित किया गया है। और धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा, है ना, इसमें भाषाइयों का स्थान नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष व सभी सदस्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूह से होना आवश्यक है। ठीक है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त कॉरपोरेशन दूसरा है। यह निकाय भी अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नियम देखें तो यूएन के घोषणा पत्र में इनके राजनीतिक और नागरिक अधिकार की सुरक्षा की बात कही गई है। ठीक है। योजनाओं का विवरण देखें तो उस्ताद योजना है। उस्ताद योजना ये जो अल्पसंख्यकों की परंपरागत कला और उनके कौशल के विकास के लिए है। हमारी धरोहर जो स्कीम है वो अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत का संरक्षण के लिए है। जो नई मंजिल योजना है,
मदरसा के छात्र और मुख्य धारा के छात्र दोनों के मध्य कौशल के अंतराल जो गैप है वो कम हो, इसके लिए नई मंजिल स्कीम है सीखो और कमाओ। इस स्कीम के तहत अल्पसंख्यकों के मध्य रोजगार बढ़ाने की उद्देश्य से कौशल विकास आधारित योजनाएं चलाई जाती है। और 5वीं योजना है नई रोशनी। ये एनजीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व क्षमता का विकास के लिए चलाई जाने वाली योजना है। ठीक है, और इसके साथ ही कई और अन्य योजना हैं जैसे जियो पारसी, पठो प्रदेश, नालंदा योजना, अल्पसंख्यक साइबर क्राइम, प्रधानमंत्री की 15 बिंदुओं की जो प्रोग्राम है, मौलाना आज़ाद सेहत योजना, ये सारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के विकास हेतु और उनकी सुरक्षा हेतु निर्मित हैं। तीसरा टॉपिक है यौन कर्म अपराध नहीं। ये मामला न्यूज़ में आया था, उसका रीज़न सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है और कहा गया है कि इसके व्यवसायिक कानून के तहत समान और सम्मान की सुरक्षा के हकदार होंगे। इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और जो 142 है ये सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने इस अधिकार का प्रयोग करके एक डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2020 में सेक्स वर्कर को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में भी मान्यता दी है। और इसके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की मुख्य विशेषता क्या है? पहली विशेषता आपराधिक कानून। जैसे सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के अधिकारी हैं और आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समारोह से लागू होना चाहिए। ठीक है, जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर वयस्क है और सहमति से भाग ले रहा है तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। ठीक है, सहमति से भाग ले और वो वयस्क हो तब। और अनुच्छेद 21 के हिसाब से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, और जब किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाता है तो छापा मारने से सेक्स वर्करों को गिरफ्तार या दंडित या परेशान या पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो स्वैच्छिक सेक्स वर्क है वो अवैध नहीं है। अपनी इच्छा से सेक्स वर्क में आना इलीगल नहीं है, जबकि वेश्यालय चलाना इलीगल है, गैर कानूनी है। ठीक है, एक यौनकर्मी बच्चे के अधिकार, जो सेक्स वर्कर है उनके बच्चों के अधिकार क्या क्या होंगे? एक यौनकर्मी बच्चे को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यवहार में संलिप्त है। ठीक है, मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौनकर्मियों और उनके बच्चों को भी प्राप्त है। इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वेश्यालय में या यौनकर्मियों के साथ रहता पाया गया तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे की तस्करी की गई है, में भी वह उनका सचमुच का बच्चा हो सकता है। यदि यौनकर्मी दावा है कि यह उसका बेटा या बेटी है तो यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है कि क्या दावा सही है। यदि ऐसा है तो नाबालिग को जबरन अलग नहीं किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित भी कुछ बातें कही गई है, जैसे यौन उत्पीड़न के शिकार यौनकर्मियों को तत्काल चिकित्सीय कानूनी देखभाल सहित हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मीडिया की भूमिका यह होगी कि गिरफ्तारी, छापे या बचाव कार्य के दौरान यौनकर्मियों की पहचान प्रकट ना हो, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी। कोई भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित न करे जिसकी उनकी पहचान का खुलासा हो, प्राइवेसी बना के रखें।
संबंधित प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के विचार। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। भारत में यौन कार्य को नियंत्रित करने वाला कानून अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम है। ठीक है। महिलाओं और बच्चों को अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था। बाद में कानून में संशोधन किए गए और अधिनियम का नाम बदलकर अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कर दिया गया है। कानून वेश्यालय चलाने, सार्वजनिक स्थान पर याचना करने, सेक्स वर्क की कमाई से जीने और एक सेक्स वर्कर के साथ रहने या आदतन रहने जैसे कृत्यों के लिए दंडित करता है। ठीक है। न्यायमूर्ति वर्मा आयोग 2012-13 में बना था। इस आयोग ने भी स्वीकार किया है कि व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की जाने वाली महिलाओं और वयस्क सहमति देने वाली महिलाओं के बीच अंतर है जो अपनी इच्छा से यौन कार्य में है। ठीक है। बुद्धदेव का मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2011 का मामला में भी यह माना गया है कि यौन के नियम को सम्मान का अधिकार है। उनके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं जैसे भेदभाव और दोषारोप। ठीक है। और दुर्व्यवहार और शोषण तो होते रहता है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दी है जिस पर वैवाहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया था, यह कहते हुए कि एक पति और उसके कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के बीच यौन संबंध या कोई भी यौन क्रिया भले ही वह बलपूर्वक या उनकी इच्छा के विरुद्ध हो, बलात्कार के रूप में नहीं देखा जाएगा। ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में था। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का, तो ये न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह कानून के प्रावधान को तब तक स्थगित करने का आदेश दिया गया है जब तक कि केंद्र सरकार प्रावधान पर पुनः जांच पूरी कर नहीं लेती है। यह प्रावधान बोलता है कि जब कोई शब्दों या लिखित वक्ता या संकेत द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा घृणा या अवमानना लाने का प्रयास करता है या उत्तेजित करता है या उसके द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है। लिखित वक्ता मतलब लिख कर, बोलकर, संकेतों के द्वारा या दृश्य प्रतिनिधि द्वारा। ठीक है। इसके अलावा घृणा या अवमानना लाने का प्रयास करता है या उत्तेजित करता है या तो सरकार के प्रति असंतोष को बढ़ाने का कार्य करता है, तो उसको राजद्रोह कहा जाएगा। और ऐसे में कानून उनको आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है और जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। ये है भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का। और कानून की कठोरता कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया है। थॉमस मैकेले आईपीसी के मसौदे में राजद्रोह का कानून था, लेकिन इसे 1860 में अधिनियमित संहिता में शामिल नहीं किया गया था। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि चूक आकस्मिक थी। ठीक है। 1890 में विशेष अधिनियम 17 के माध्यम से धारा 124(1) के तहत राजद्रोह के अपराध के रूप में शामिल किया गया था। तब निर्धारित सजा, परिवहन, अपने प्राकृतिक जीवन की अवधि के लिए समुद्र से परे 1955 में आजीवन कारावास में संशोधन किया गया था। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए इस प्रावधान का व्यापक उपयोग किया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, शौकत, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी जी को भी इस मामले में इसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और इन्हें जेल के अंदर रखा गया था। संविधान सभा ने भी संविधान में प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अपवाद के रूप में राजद्रोह सहित बहस की है, लेकिन कई सदस्य असहमत थे। शब्द दस्तावेज में शामिल नहीं है। और लिबरल लीडिंग और केदारनाथ से संबंधित अगर कुछ बात आती है तो वो राजद्रोह से संबंधित है। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखना है। और सर ने राजद्रोह कानून के नाम से 5वां टॉपिक भी दिया है, तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। राजद्रोह कानून 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था। ठीक है।
उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छा राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी। ठीक है। इस कानून का मसौदा का मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, 1837 में। लेकिन 1807 के आईपीसी में लागू करने के दौरान इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। और धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जब इसने अपराध से निपटने के लिए एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस की थी। जेम्स स्टीफन द्वारा। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है। और ये कानून के बारे में तो अभी देख ही लिए हैं, और इसमें वही बात है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कानूनी तौर पर सरकार के प्रति मौखिक, लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्यों, घृणा या मानना, उत्तेजना पैदा करने का प्रयास किया जाता है तो वो राजद्रोह होगी। ठीक है। और विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावना शामिल होती है, मतलब जो विद्रोह है उसमें शामिल होती है। हालांकि इस धारा के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किए बगैर की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। मतलब जब तक के अपराध में शामिल नहीं होगा जब तक कि उससे घृणा या अवमानना ना फैले। ठीक है। और राजद्रोह के अपराध हेतु दंड एक गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और सरकारी नौकरी पाने से रोका जा सकता है, पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना अनिवार्य होता है। ठीक है। और टॉपिक 6 उपासना स्थल अधिनियम। तो एस जनरल मतलब सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता अयोध्या मामले में उसकी 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के द्वारा कवर नहीं की जा सकती। ठीक है। इसलिए यह न्यूज़ में था। विषय कि यह किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित, मतलब उसकी परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, और उसके धार्मिक स्वरूप के रख रखाव और उससे संबंधित उनके अनुषंगिक मामले के लिए एक अधिनियम के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे कि यह 15 अगस्त 1947 को था। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल या उपासना स्थल को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा अयोध्या मामले के अलावा। जैसे छूट में अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इस छूट के चलते अयोध्या मामले में इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई चलती रही। और कुछ और छूट दी गई है, जैसे कोई भी पूजा स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है या एक पुरातात्विक स्थल है जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के द्वारा संरक्षित है, इन्हें भी छूट दी गई है। साथ ही एक ऐसा विवाद जो अंततः निपटा दिया गया हो। ठीक है। और कोई भी विवाद जो पक्षों द्वारा सुलझाया गया हो, या किसी स्थान का स्थानांतरण जो अधिनियम के शुरू होने के पहले सहमति से हुआ हो। और इसमें दंड के भी प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 6 अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करने पर जुर्माना के साथ अधिकतम 3 साल की कारावास की सज़ा का प्रावधान करता है। इसकी आलोचना भी की जा सकती है, की गई है। जैसे ये न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह संसद की विधायी क्षमता से बाहर है, जो कि जैसे कि धर्मनिरपेक्षता या न्यायिक समीक्षा की उपचार शक्ति को सीमित करता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है, और इसलिए संसद की विधायी क्षमता से बाहर है। और इसका अगर थोड़ा सा डिटेल देखिए तो इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू उपासक दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर करके या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकेंगे। ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हो। यदि यतिवादी 15 अगस्त 1947 से पहले इस तरह की संपत्ति पर अतिक्रमण कर चुके हैं तो हिंदू उपासक हिंदू बंदोबस्ती मंदिरों
मठों और अन्य संपत्तियों के धार्मिक स्वरूप को वापस पाने में भी असमर्थ होंगे, उसके पहले अगर अतिक्रमण हो चुका है तो। इस तरह की अवैध संपत्ति की अवस्थिति जस की तस बनी यथावत बनी रहेगी। ठीक है। अधिनियम में उस भूमि को अपने दायरे से बाहर रखा है जो अयोध्या विवाद का विषय था, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। प्रावधान, इसमें धारा 3 में उपासना स्थलों के परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय, किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थलों को उसके धार्मिक संप्रदाय के किसी भिन्न वर्ग या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत भी कई छोटे छोटे संप्रदाय या धार्मिक संप्रदाय और उनके वर्ग बने होते हैं, तो एक वर्ग के द्वारा किसी दूसरे वर्ग के लिए भी उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे गोंड समुदाय में विभिन्न प्रकार के गोंड ट्राइब पाए जाते हैं जो कि एक ही धर्म से हैं, लेकिन उनके उपासना स्थल अलग अलग होता है, तो उनको एक से किसी दूसरे के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं कर सकता, ऐसा प्रावधानित करता है धारा 3। धारा 4 घोषणा करती है कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति पूर्ववत बनी रहेगी, जो 1947 तक में थी वही स्थिति बनी रहेगी। 4.2 इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को मौजूदा किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी लंबित मुकदमा कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। ठीक है। इस उपकरण का प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्रवाई से बचाता है जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर लंबित है, यदि वे कट ऑफ तिथि के बाद पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति के रूपांतरण से संबंधित है। धारा 5 यह निर्धारित करता है कि अधिनियम राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। अयोध्या फैसले के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि वर्ष 2019 में अयोध्या निर्णय में संविधान पीठ ने कानून का हवाला दिया और कहा कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है तथा प्रतिगमन पर रोक लगाता है। इसलिए कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लिए बनाया गया है, एक विधायी साधन है जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। टॉपिक 7 है भारतीय ध्वज संहिता 2002। हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज, जहां ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। सरकार ने इससे पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे के उपयोग की अनुमति देने के लिए ध्वज संहिता में संशोधन किया था। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया है ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सके। इसने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अति प्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी है। ध्वज संहिता ध्वज के सही प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले पूर्व मौजूदा नियमों को प्रतिस्थापित नहीं करती है। हालांकि यह पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का प्रयास था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उसके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है। इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप चिन्ह वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है। हर घर तिरंगा अभियान क्या था जान लेते हैं। हर घर तिरंगा
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान है। भारत के साथ ये ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर पर फहराना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लेते हैं। 1906 में ऐसा माना जाता है कि पहला राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें लाल, पीला और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ शामिल थी, 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था 1906 में। और उसके बाद 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया ने महात्मा गांधी जी से मुलाकात किया और ध्वज के एक मूल डिज़ाइन का प्रस्ताव रखा, जिसमें 2 लाल और हरे रंग की पट्टियाँ शामिल थी। 1931 उसके बाद कई बदलाव से गुजरने के बाद वर्ष 1931 में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था 1931 में। और 1947 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान भारतीय ध्वज को उसको वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय तिरंगे से संबंधित नियम, प्रतीक और नाम, अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 के तहत यह राष्ट्रीय ध्वज सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मुहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्र में निरूपण तथा अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। 1950 का अधिनियम। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, यह राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान, भारत के मानचित्र सहित देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत निम्नलिखित अपराधों में दोषी ठहराया जाता है तो वह 6 वर्ष की अवधि के लिए संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की हेतु अयोग्य हो जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो भारत के संविधान का अपमान करने पर राष्ट्रगान के गायन को रोकना, इन 3 अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाता है। भारत का संविधान 4A, भारत के संविधान का भाग 4A, जिसमें केवल अनुच्छेद 51A शामिल है, 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51(1)A के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति का, मतलब प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। अब टॉपिक 8, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। तो उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर त्याग दे सकता है, जो इस इस्तीफा को स्वीकृत होने के दिन से प्रभावित हो जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति की भी आवश्यकता होती है। इस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना अपेक्षित है। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता। योग्यता इसका है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
केंद्र या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। इसका निर्वाचक मंडल भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होंगे राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 68 के अनुसार कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है। चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी। चूंकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के भी शामिल होते हैं, इसलिए उनका मूल्य अलग अलग होता है। चूँकि यहाँ संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए उनका मत का मूल्य समान होता है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है। महासचिव को यहाँ स्पीकर महासचिव होंगे। तदनुसार महासचिव लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए संसद भवन लोकसभा में सहायता निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में ही होगी। नवा टॉपिक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी पूर्वी कमान के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नए चीफ ऑफ डिफेंस माने CDS के रूप में नियुक्त किया है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि जान लें। इसके निर्माण की सिफारिश 2001 में मंत्रियों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसे कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। जो मंत्रियों का समूह की सिफारिश के बाद CDS पद की स्थापना हेतु सरकार ने 2002 में एकीकृत रक्षा स्टाफ बनाया था, जिसे अंततः CDS के सचिवालय के रूप में काम करना था। और 2012 में नरेश चंद्र समिति ने CDS पर आकांक्षाओं को खत्म करने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की थी। नरेश चंद्र समिति और कारगिल समीक्षा समिति इस CDS से संबंधित है। अंत में CDS का पद वर्ष 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल DB सेताकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। अंततः मतलब लास्ट में DB सेताकर। ठीक है। जनरल VP रावत देश के पहले CDS से जिन्हें 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका एवं जिम्मेदारी क्या क्या होती है। CDS चीफ ऑफ स्टेट कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जिनमें तीनों सेना के प्रमुख सदस्य होते हैं, उनके प्रमुख। उसका मुख्य कार्य भारतीय सेना की त्रिसेवाओं के बीच अधिक से अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना है और अंतर सेवा विरोधाभास को कम से कम करना है। वह रक्षा मंत्रालय में नवनिर्माण सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख है। वह सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा, लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपने सेनाओं के संबंध में सलाह देना जारी रखेंगे। DMA सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के तौर पर CDS को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में अंतर सेवा खरीद निर्णयों को प्राथमिकता देने का अधिकार प्राप्त है। CDS को तीनों प्रमुखों को निर्देश देने का अधिकार भी दिया गया है। हालांकि
उसे सेना की किसी भी कमान का अधिकार प्राप्त नहीं है। CDS का पद समकक्षों में प्रथम है। उसे रक्षा विभाग के भीतर सचिव के पद प्राप्त है और उसकी शक्तियाँ केवल राजस्व बजट तक सीमित रहेगी। वह परमाणु कमान प्राधिकरण NCA में सलाहकार की भूमिका भी निभाएगा। इसके महत्व क्या है? सशस्त्र बलों और सरकार के बीच तालमेल। CDS की भूमिका केवल त्रिसेवा सहयोग नहीं है, बल्कि वह रक्षा मंत्रालय, नौकरशाही और सशस्त्र सेवाओं के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देना भी है। वर्ष 1947 से रक्षा विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में नामित त्रिसेवा मुख्यालय और इसके SHQ और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच संचार मुख्य रूप से फाइलों के माध्यम से होता है। 1947 से रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार PMA के रूप में CDS की नियुक्ति से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। संचालन में संलग्नता। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CDS की पूर्ववर्ती वो निष्क्रिय रहेगी, क्योंकि इसकी अध्यक्षता 3 प्रमुखों में से एक द्वारा अंशकालिक रोटेशन के आधार पर की जाती है। ऐतिहासिक रूप से COSC के अध्यक्ष के पास अधिकार के साथ साथ तीनों सेवाओं की भूमिका से संबंधित विवादों को निपटाने की क्षमता का अभाव था। CDS को अब COSC के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वह त्रिसेवा संगठनों के प्रशासन पर समान रूप से ध्यान देने में सक्षम होगा। थिएटर कमान का संचालन। यद्यपि अंडमान निकोबार कमान में संयुक्त संचालन के लिए एक सफल ढांचा बनाया गया है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और COSC की उदासीनता के कारण यह संयुक्त कमान निष्क्रिय बना हुआ है। थिएटर कमान को थल सेना, नौसेना और वायुसेना को तैनात करने के लिए जानकारी और अनुभवी कर्मचारी की आवश्यकता होती है। इन्हें CDS द्वारा सर्वोत्तम रूप से लागू किया जाएगा। CDS परमाणु कमान श्रृंखला के में एक प्रमुख अधिकारी के रूप में सामरिक बल कमान को भी प्रशासित करेगा। यह उपाय भारत के परमाणु निवारक विश्वसनीयता को बढ़ाने के क्रम में एक लंबा मार्ग तय करेगा। CDS भारत की परमाणु नीति की समीक्षा भी करेगा। घटते रक्षा बजट के कारण आने वाले समय में CDS का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तिगत सेवाओं के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को प्राथमिकता देना होगा। 10वां टॉपिक है अनुसूचित जाति जनजाति। अनुसूचित जाति जनजाति में देखें तो जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वर्तमान में अधिकृत सदस्यों की संख्या आधे से भी कम के साथ कार्य करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका गठन वर्ष 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन कर और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 से सम्मिलित कर की गई थी। इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब NCST संवैधानिक निकाय है। इस संशोधन द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 निम्नलिखित अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। उद्देश्य NCST को संविधान के अनुच्छेद 338(1) के तहत वर्तमान में प्रभावी किसी कानून या सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति ST को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी का अधिकार दिया गया है। NCST यह आकलन करने के लिए भी अधिकृत है कि ये सुरक्षा उपाय कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। संरचना। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा। इसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के दर्जे के समकक्ष माना गया है, कैबिनेट मंत्री के। उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री के और अन्य सदस्य भारत सरकार के सचिव के दर्जे के होते हैं। सदस्य
2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। 2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते, केवल 2 साल कार्य करेंगे। उनके कार्य क्या है? संविधान या किसी अन्य कानून या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए और शिकायतों की जांच करना और उन अनुसूचित जाति जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। आयोग सुरक्षा उपायों के संचालन के बारे में राष्ट्रपति को प्रति वर्ष और आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट प्रदान करेगा। इन रक्षा उपायों में प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में ऐसी रिपोर्टों में सिफारिश करना। राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति से संबंधित किसी अन्य कृत्य का निर्वहन कर सकेगा। भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है। वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में रहने वाली पिछड़ी जनजातियों के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 366 यह केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने हेतु निर्धारित करता है। इसमें अनुसूचित जनजातियों के ऐसी आदिवासी जातियाँ, आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग और उनके समूह के रूप में परिभाषित किया गया जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिए संविधान अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है। अनुच्छेद 342(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या यूटी के संबंध में वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदाय अथवा जनजातियों या जनजाति समुदाय के भागों या उनके समूह को निर्दिष्ट कर सकेगा। मतलब राज्यपाल की परामर्श करने के बाद। 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण हेतु प्रावधान निर्धारित करता है जो कि 10 राज्यों में है। 6ठी अनुसूची यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वैधानिक प्रावधान। अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पंचायत वन अन्य पेशा अधिनियम 1996, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य परंपरागत वन विकास वन निवासी अधिनियम 2006, वन अधिकारों के FRA एक्ट 2006 के द्वारा। संवैधानिक पीठ चर्चा में क्या हुआ? भारत में 49वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदेश ललित ने आश्वासन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष भर में कम से कम एक संविधान पीठ कार्य करती रहेगी। तो संवैधानिक पीठ क्या होती है? संवैधानिक पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। संविधान से संबंधित है 5। हालांकि इन पीठों का गठन नियमित तौर पर नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिकांश मामलों की सुनवाई और निर्णय 2 न्यायाधीश हैं जिन्हें डिवीजन बेंच कहा जाता है और कभी कभी 3 सदस्यों की पीठ द्वारा किया जाता है। संवैधानिक पीठ हेतु अपरिहार्य परिस्थितियाँ। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधान है कि इस संविधान की व्याख्या के रूप में या अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले के निर्णयन के उद्देश्य से शामिल होने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। ठीक है, ये संविधान में दिया गया है। और अनुच्छेद 143 जब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत कानून के 143 के कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है तो उनको दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह। प्रावधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देता है। हालांकि शीर्ष न्यायालय इस तरह की
सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, न ही यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। परस्पर विरोधी निर्णय। जब सर्वोच्च न्यायालय के 2 या 3 से अधिक जजों की पीठ ने कानून के एक ही बिंदु पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए हों तो एक पीठ द्वारा कानून को निश्चित समझ और व्याख्या की आवश्यकता होती है। अतः संविधान पीठ को जब उपयुक्त शर्तें मौजूद होती है तो तदर्थ आधार पर स्थापित किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा स्थायी संवैधानिक पीठ की मांग करने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो वर्तमान में संविधान पीठों की स्थापना तदर्थ आधार पर मतलब विशेष उद्देश्य के लिए किए जाते हैं जब इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है। टॉपिक 12 समान कार्य हेतु समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन किसी भी कर्मचारी में निहित मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि यह संविधान का संवैधानिक लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों जरूरी है? संविधान के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन जरूरी इसलिए क्योंकि संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समान शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से समान कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को अपने भोजन और आवास के लिए असमान वेतन जैसे शोषणकारी और अनैच्छिक दासता के लिए मजबूर होना पड़े तो यह उसके प्रकृति न्याय के विरुद्ध होगा। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? राज्य की डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 घ स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य अपनी नीति को विशिष्टता इस प्रकार संचालित करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री दोनों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन हो। डीपीएसपी के अलावा मौलिक अधिकार में भी है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता और अनुच्छेद 38(2) राज्य द्वारा आय की असमानता को दूर करने का प्रयास। जैसे प्रावधानों में राज्य से सुस्पष्ट अपेक्षा है कि राज्य सभी कामगारों को काम निर्वाह मजदूरी के लिए समान वेतन प्रदान करे। कानूनी प्रावधान क्या है? यद्यपि अनुबंधित श्रम को समाप्त करने के लिए 1970 में अनुबंधित श्रमिक नियमन कानून लाया गया है, किंतु इस कानून ने रोजगार प्रदान और मुख्य रोजगार प्रदाता के मध्य अंतर लाकर शोषण के मार्ग को अधिक विस्तृत कर दिया, जिसकी त्वरित समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, रोजगार के नियम और सेवा शर्त 1996 को भी व्यवहारिक रूप से लागू करना आवश्यक है। आप ये सब चीज़ें चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं क्योंकि यह प्रीलिम के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या वक्तव्य है इसको देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का दावा केवल उन्हीं कर्मचारियों के संदर्भ में किया जा सकता है जिनका स्थायी नियोजन में एक नियोक्ता द्वारा समान कार्य स्थिति के लिए किया गया हो। कर्मचारी की नियुक्ति के आधार पर कोई औचित्य नहीं है, किंतु यदि किसी कार्य की अर्हता में किसी विशेष योग्यता एवं अनुभव की अनिवार्यता हो तो कर्मचारी का आकलन समान आधार पर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 239 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन मतलब यूटी का प्रशासन से संबंधित है। इसका डिटेल देखिए कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र मतलब किसी के लिए अगर स्पेशल उपबंध बनाया गया हो उसके अलावा प्रत्येक यूटी का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा पदाभिधान सहित जो वह निर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितने वह ठीक समझता है। मतलब अगर कुछ विशेष नियम बना है उसकी बात अलग है, उसके अलावा प्रत्येक यूटी का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा उसके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से की जाएगी। और इसके 2 में बोला गया है राष्ट्रपति किसी राज्य के
राज्यपाल को किसी निकटवर्ती यूटी के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। जहाँ कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहाँ वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। ठीक है। 14वां टॉपिक है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। चर्चा में क्यों थी? क्योंकि हाल ही में अप्रैल 2022 में संसद में पारित होने वाले आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 लागू हुआ। यह औपनिवेशिक युग के कानून कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह लाया गया है और पुलिस अधिकारियों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए, अपराध गिरफ्तार किए गए या मुकदमे का सामना करने वाले लोगों की पहचान के लिए अधिकृत किया जाता है। मतलब एक पहचान के लिए है बेसिकली। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 यह पुलिस को अपराधियों के साथ साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूनों लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है। CRPC 1973 धारा 53 या धारा 53A के तहत पुलिस डेटा एकत्र कर सकती है। पुलिस डेटा एकत्र किया जा सकता है। क्या क्या डेटा रहेगा? फिंगर प्रिंट रहेगा, हथेली का प्रिंट रहेगा, फुट प्रिंट रहेगा, फोटोग्राफ रहेगा, आइरिस और रेटिना स्कैन रहेगा, भौतिक और जैविक नमूनों का विश्लेषण, हस्ताक्षर, हस्तलेखन या किसी अन्य परीक्षा सहित व्यवहारिक गुण। CRPC आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित प्राथमिक कानून है। किसी भी निवारण निरोध कानून के तहत दोषी ठहराए गए, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी को माफ प्रदान करने की आवश्यकता होगी। NCRB जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर और हस्तलेखन डेटा की रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा, जहां इन्हें कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अपराध में शामिल लोगों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना और जांच एजेंसियों की मामले में को सुलझाने में मदद करना है। पिछले नियम को बदलने की आवश्यकता क्यों थी? इस अधिनियम का उद्देश्य बंदी पहचान अधिनियम 1920 को रिप्लेस करना था, जिसमें संशोधन का प्रस्ताव 1980 के दशक में भारत के विधि आयोग के 87वें रिपोर्ट में और उत्तर प्रदेश बनाम राम बाबू मिश्र मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के निर्णय में किया गया था। सिफारिशों के पहले समूह में हथेली के निशान, हस्ताक्षर, लेखन नमूना और आवाज़ का नमूना शामिल करने और माप के दायरे का विस्तार करने हेतु अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। सिफारिशों के दूसरे समूह में CRPC के तहत कार्यवाही के अलावा अन्य कार्यवाही हेतु सैंपल लेने की अनुमति देने की आवश्यकता की मांग की है। विधि आयोग की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि संशोधन की आवश्यकता कई राज्यों द्वारा अधिनियम में किए गए कई संशोधन से परिलक्षित होती है। यह महसूस किया गया है कि फोरेंसिक में प्रगति के साथ अधिक प्रकार के मापों को पहचानने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अधिनियम का महत्व आधुनिक तकनीकी से संबंधित है, जिसमें यह अधिनियम उपयुक्त शरीर मापों को दर्ज करने के लिए आधुनिक तकनीकी के उपयोग को प्रावधान करते हैं। मौजूदा कानून सीमित श्रेणी के दोषियों के लिए केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने की अनुमति देता है। जांच एजेंसियों की मदद करने के लिए व्यक्तियों जिनके सैंपल ली जाती है के दायरे का विस्तार जांच एजेंसियों को कानून रूप में स्वीकार पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने और आरोपी व्यक्ति के अपराध को साबित करने में मदद करेगा। जांच को और अधिक सक्षम बनाना या उन व्यक्तियों के शरीर से उपयुक्त सैंपल लेने के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है जिन्हें इस तरह के सैंपल देने की आवश्यकता होती है, और अपराध की जांच को अधिक कुशल और त्वरित करने की तथा सजा की दर को बढ़ाने में मदद करेगा। कानूनी मुद्दे निजता के अधिकार को कमजोर करता है। यह विधायी प्रस्ताव न केवल अपराध के दोषी व्यक्तियों को बल्कि प्रत्येक सामान्य भारतीय नागरिक के निजता के अधिकार को कमजोर करता है। यह विधेयक राजनीतिक विरोध से संलग्न प्रदर्शनकारियों तक के जैविक नमूने एकत्र कर सकने का प्रस्ताव करता है। अस्पष्ट प्रावधान प्रस्तावित कानून बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है, साथ ही काफ़ी हद तक इसके दायरे को और पहुंच का विस्तार करता है।
जैविक नमूने जैसे पदों का अधिक वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए रक्त और बाल के नमूने लेने या डीएनए नमूनों के संग्रह जैसे कोई भी दैहिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। वर्तमान में ऐसे हस्तक्षेपों के लिए एक मजिस्ट्रेट की लिखित स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करता है। शंका जताई जा रही है कि विधेयक ने नमूने के मामले में नमूनों के मनमाने संग्रह को सक्षम किया है। इसमें अनुच्छेद 20(3) उल्लंघन की क्षमता है, जो अभिशंसा के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है। विधेयक में जैविक सूचना के संबंध में बल प्रयोग निहित है, जिससे नार्को परीक्षण और ब्रेन मैपिंग को बढ़ावा मिल सकता है। डेटा का प्रबंधन। यह विधेयक 75 वर्ष के लिए रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की अनुमति देते हैं। अन्य चिंताओं में वे साधन शामिल हैं जिनके द्वारा एकत्र किए गए डेटा को सुरक्षित, साझा और प्रसारित और नष्ट किया जाएगा। संग्रह के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर निगरानी भी की जा सकती है। इस कानून के तहत डेटाबेस को अन्य डेटाबेस जैसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली CCTNS के साथ जोड़ा जा सकता है। CCTNS की कल्पना सिपा कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन के अनुभव से की गई है। बंदियों के बीच जागरूकता में कमी। यद्यपि विधेयक में यह प्रावधान है कि कोई गिरफ्तार व्यक्ति जो महिला या बच्चों के विरुद्ध अपराध का आरोपी नहीं हो, नमूने देने से इनकार कर सकता है, लेकिन जागरूकता के अभाव में सभी बंदी इस अधिकार का प्रयोग कर पाने में सफल नहीं होंगे। इस प्रकार की जागरूकता की कमी पुलिस के लिए इस तरह के इनकार की अनदेखी करना भी कठिन होगा और बाद में वे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने बंदी की सहमति से नमूने एकत्र किए हैं। टॉपिक 15 ECR परियोजना। ECR इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। ECR अब भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय प्रदान कर सकेगा, जिससे उनके निर्णयों का उपयोग अन्य कोर्ट या सामान्य लोग भी देखने के लिए देख सकते हैं। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकरणों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उसके परिसीमित होगी। ठीक है। अनुच्छेद 162 राज्य के राज्यपाल की भूमिका कमोबेश देश के राष्ट्रपति के समान ही होती है। राज्यपाल सामान्यतः राज्यों के लिए राष्ट्रपति जैसी भूमिका निर्वहन करता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यपालिका क्षेत्र उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। टॉपिक 16 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। तो पहला निर्णय हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है। इसका केस बुद्धदेव कमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य है। इसको आप डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और दूसरा बड़ा निर्णय था 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखना, आरक्षण से संबंधित। इस केस का नाम जनहित अभियान बनाम भारत संघ था। ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण एक अंत नहीं बल्कि एक साधन है, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुरक्षित करने का साधन। और राजद्रोह कानून के संबंध में भी निर्णय दिया गया है। इसमें IPC की धारा 124 से वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है और इसका उद्देश्य उस समय के लिए था जब देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। तो इसमें जांच करने के लिए और इस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बलात्कार के मामले में 2 फिंगर टेस्ट को रोक लगाया गया है। झारखंड बनाम शैलेंद्र कुमार राय में 2 फिंगर टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बजाय महिलाओं को और पीड़ित करना और फिर से आघात पहुंचाता है। तो नॉर्मली 2 फिंगर टेस्ट तब किया जाता है जब एक जो बलात्कार पीड़िता है उसको यह जानने के लिए कि उसका बलात्कार हुआ है या नहीं, 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देता है। इसमें
एक केस का नाम है जो उसका नाम नहीं दिया गया है। इसमें न्यायालय ने कहा कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के अधिकार हकदार है और अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी नियमों के नियम 3B के दायरे से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है, जिसमें उन महिलाओं को श्रेणी का उल्लेख है जो 20 की अवधि में गर्भपात की मांग करते हैं। जैसे 24 सप्ताह के अंतर्गत जो गर्भपात की मांग करते हैं उसके संबंध में फैसला सुनाया गया है। और न्यायालय ने भी यह भी फैसला सुनाया कि एमटी नियमों के उद्देश्य से बलात्कार में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल है। ठीक है। हिजाब बैन मानने पर जो फैसला दिया गया है वो भी महत्वपूर्ण फैसला है। किसी भी व्यक्ति को कोविड टीकाकरण लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें जीवन मतलब शारीरिक अखंडता की रक्षा की जाती है, क्योंकि मजबूर नहीं किया जा सकता उसको। और शीर्ष अदालत ने जमानत देने के दिशा निर्देश भी तय किए हैं। कल्याणकारी कानून निपटने के दौरान जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ देने वाली एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अदालत द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका है। ठीक है। सत्येंद्र कुमार बनाम CBI, इसको आप डिटेल में यहाँ PDF से पढ़ सकते हैं। स्वरचित संपत्ति में बेटी का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के धन शोधन से संबंधित शक्तियों में किससे संबंधित बात में विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ, इसमें बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग जघन्य अपराधों में से एक है जो न केवल राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है बल्कि अन्य जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है, जैसे आतंकवाद, NDPS अधिनियम से संबंधित अपराध आदि। टॉपिक 18 है नारी कोरवन कुरीवीकरण बेट्टा कुनबा जनजाति। हाल ही में सरकार ने छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मंजूरी दी है। ये राज्यों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा किया गया है। ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? ST सूची में जनजातियों को शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों के साथ शुरू होती है। फिर इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है जो समीक्षा करता है और भारत के महापंजीयक को अनुमोदन के लिए भेजता है। उसके बाद अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट को सूची भेजने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगों की मंजूरी मिलनी आवश्यक है। नई जोड़ी गई जनजाति के बारे में, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। ये हट्टी घनिष्ठ रूप से जुड़े समुदाय हैं जिन्हें यह नाम कस्बों में हाट कहे जाने वाले छोटे बाजारों में उगाई गई सब्जियां, फलों, मांस और ऊन आदि बेचने की परंपरा से मिला है। यह हिमाचल प्रदेश का है। नारी कोरवन और कुरीवीकरण तमिलनाडु। ये शिकार पकड़ने और पक्षी खाने वाले खानाबदोश जनजाति है और ये अपने पारंपरिक व्यवसायों पर गर्व करती है। विंध्य समुदाय छत्तीसगढ़ से है। झारखंड और उड़ीसा में भी कुछ मात्रा में है। ये मांसाहारी होते हैं और कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वे गोमांस और सुअर मांस नहीं खाते, लेकिन हंडिया, चावल की बियर सहित मादक पेय का सेवन करते हैं। गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यहाँ 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को ST सूची में शामिल किया है और इसकी पास श्रेणियाँ होती है। बेट्टा कुरुबा कर्नाटक। बेट्टा कुरुबा कर्नाटक में कुडू कुरुबा के पर्याय के रूप में दर्जा दिया गया है इसको ST के रूप में। इससे इनका क्या लाभ होगा? इनको लाभ ये होगा कि मौजूदा उन योजनाओं को इन्होंने लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे। कुछ प्रमुख लाभों में जैसे शिक्षा के अलावा अगर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है, विदेशी छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास रियायती ऋण प्राप्त करने के लिए और छात्रावास सुविधाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। साथ ही वे सरकारी नीति के अनुसार सेवा में आरक्षण और शिक्षण
संस्थानों में प्रवेश के लाभ के भी हकदार होंगे। और भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति क्या है, इसके बारे में आप यहाँ से PDF से पढ़ सकते हो। और इनमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि संविधान अनुसूचित जनजातियों को मान्यता के मानदंड को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। और संविधान का अनुच्छेद 366 केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। और संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान करते हैं। और 6ठी अनुसूची एवं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। कानूनी प्रावधान कुछ किए गए हैं, जिसमें अस्पृश्यता के लिए 1955 का संरक्षण है, अत्याचार निवारण अधिनियम है, अनुसूचित पंचायतों के प्रावधान 1996 के हैं, और वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की है। और इनके लिए ट्राइफेड, जनजाति विद्यालयों की डिजिटल परिवर्तन, PVTG का विकास और प्रधानमंत्री वन योजना भी सम्मिलित है। और इसकी समिति खक्सर समिति 2013 में बनी थी, भूरिया आयोग भी बनी थी और लुकुर समिति भी बनी थी। और 19वां टॉपिक देखें तो 103वां संविधान संशोधन में इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण और 103वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात है कि 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। और संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। संविधान का अनुच्छेद 15(6) और 16(6), ठीक है। और ये डिटेल आप देख सकते हैं। और जैसे संविधान का अनुच्छेद 16(6) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह खंड 4 में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण का प्रावधान करे। यहाँ आरक्षण की अधिकतम सीमा 10% है, जो कि मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। अनुच्छेद 324 20वां टॉपिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों को संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित हुआ, जिसे भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त से अधिक कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे मिलाकर बनेगा, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब कोई अन्य निर्वाचक आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। लोकसभा और प्रत्येक राज्यसभा के विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के प्रथम साधारण निर्वाचन के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचक आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों का पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे। मतलब राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए वह एक्स्ट्रा आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जितना ज़रूरत पड़ेगा उनको। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचक आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पद्धति होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा आधारित करे। परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से
और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, उसमें नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु यह और है कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। 6वां, जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उनके कर्मचारवृंद उपलब्ध कराए जितने खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, मतलब सैलरी। 21वां टॉपिक है भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की आगमन। हाल ही में विश्वविद्यालय यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च संस्थाओं के परिसर के स्थापना और संचालन पर एक मसौदा विनियम तैयार किया है। इस तरह की प्रविष्टि की सुविधा के लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक शासन और सामग्री संबंधी मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी। प्रारंभ में यह अनुमति 10 वर्षों के लिए दी जाएगी, जिसका नवीनीकरण आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए अधीन होगा। विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि चयनित विश्वविद्यालय यानी दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से शामिल विश्वविद्यालय को भारत में कार्य करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस कदम के महत्व भारत को क्या लाभ होगा? भारतीय धन के बहिर्वाह और ब्रेन पर नियंत्रण होगा। भारतीय छात्रों को एक बड़ी संख्या विदेशों की शिक्षा संस्थाओं को रुख करते हैं, जिससे धन का बहिर्वाह होता है। सकल नामांकन अनुपात मुद्दे से संबोधित करना। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से उच्च शिक्षा के लिए अधिक विकल्प प्राप्त होंगे, संस्कृति का आदान प्रदान होगा, कंपटीशन में वृद्धि होगी और छवि निर्माण होगा। यह देश के ब्रांड मूल्य को बढ़ा सकता है। विदेशी विश्वविद्यालय को भी लाभ होगा क्योंकि भारतीय युवाओं की एक बड़ी और तेजी आबादी मौजूद है जिसमें कई उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना की चुनौतियाँ, शिक्षा की गुणवत्ता, शुल्क, ये सबसे संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। टॉपिक 21 है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को सीबीआई चीफ की तरह ही नियुक्त किया जाएगा। एक कमेटी बनेगी जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। अब चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी वही तरीका होगा जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति का है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हरिकेश राय, इन सबों की कमेटी ने यह फैसला सुनाया है और जिसमें यह कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मौजूदा व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि संसद इस पर कानून न बना दे।